नमस्कार, मैं आश्रुति वोरा, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास बुलेटिन में। शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों के साथ। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गुरुग्राम यूनिवर्सिटी ऑडिटोरियम में हरियाणा विजन 2047 के मद्देनजर आयोजित बजट पूर्व कार्यशाला में अपने विचारों को रखा। मुख्यमंत्री ने हरियाणा विजन 2047 रोड मैप के ध्येय के साथ वित्त वर्ष 2026-27 के लिए इंडस्ट्री, हेल्थ, आईटी, एजुकेशन सेक्टर से संबंधित हितधारकों के साथ आयोजित बजट पूर्व परामर्श बैठक में हर पहलू पर विस्तार से चर्चा की। इस बैठक में उद्योग जगत एवं मैन्युफैक्चरिंग इकाइयों से जुड़े विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों ने भी आगामी बजट के लिए अपने सुझाव रखे। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि विगत 11 साल में बड़ा विकासात्मक परिवर्तन यहां पर नजर आया है। सकारात्मक बदलाव के साथ सर्वगुण विकास की दिशा में भी सरकार लगातार कदम बढ़ा रही है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गुरुग्राम में हरियाणा विजन 2047 के तहत आयोजित बजट पूर्व कार्यशाला में महत्वपूर्ण विचार व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि राज्य का वित्तीय बजट नवाचार पद्धति से पारित होगा और ये हरियाणा को विकसित भारत 2047 के ग्रोथ इंजन के रूप में स्थापित करेगा। साथ ही इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने एआई आधारित हरियाणा बजट जन भागीदारी पोर्टल का भी शुभारंभ किया, जिससे नागरिकों को बजट निर्माण प्रक्रिया में शामिल भी किया जाएगा। आपको बताते चले कि कार्यशाला में वित्त वर्ष 2026-27 के लिए उद्योग, स्वास्थ्य, आईटी और शिक्षा क्षेत्रों से जुड़े हितधारकों के साथ बजट पर गहन चर्चा की गई है, जिसमें उद्योग जगत और मैन्युफैक्चरिंग इकाइयों के प्रतिनिधियों ने भी अपने सुझावों को प्रस्तुत किया। ये बजट पूर्व परामर्श, इस कार्यशाला का उद्देश्य भी स्पष्ट है कि यह विमर्श आगामी 1 वर्ष के खर्चों और योजनाओं तक ये सीमित नहीं, बल्कि यह उस हरियाणा की नींव रखने का अवसर है जिसमें हम वर्ष 2047 में एक समृद्ध, सशक्त, समावेशी और आत्मनिर्भर राज्य के रूप में जिसको हम देख रहे हैं। साथियों, हम सब जानते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश इस समय अमृतकाल के पथ पर गति से आगे बढ़ रहा है। यह हमारे संकल्प और साहस का सामूहिक प्रयास का ये प्रतीक है। साथियों, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कुशल मार्गदर्शन और उनकी प्रेरणा से हमने हरियाणा में भी व्यापक परामर्श, गहन अध्ययन, विशेषज्ञों की सहभागिता और हरियाणा विजन डॉक्यूमेंट जो 2047 बनाया है, उसमें बहुत लोगों के सुझाव इसके अंदर हैं, उनकी परिकल्पना है। हमारे अधिकारियों ने इसके ऊपर बड़ी मेहनत किया है कि हमारा। खबर फरीदाबाद से है, जहां गुरुग्राम में हुए प्री बजट सत्र में आईएमटी इंडस्ट्रीज एसोसिएशन फरीदाबाद के प्रधान प्रमोद राणा ने उद्योग और वर्करों से जुड़े सुझाव मुख्यमंत्री के सामने रखे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने आईएमटी फरीदाबाद में वर्कर्स के लिए हाउसिंग सोसाइटी बनाने की घोषणा की है। करीब 2.5 एकड़ जमीन पर बनने वाली इस सोसाइटी से वर्करों को सस्ता घर मिलेगा और वे अपने काम के पास भी रह सकेंगे। इससे उद्योगों को भी फायदा होगा। प्रमोद राणा का कहना है कि मुख्यमंत्री की नीतियों से हरियाणा तेजी से आगे बढ़ रहा है और आने वाला बजट उद्योगों के लिए अच्छा होगा। कार्यक्रम में एसोसिएशन के अन्य पदाधिकारी भी मौजूद रहे और मुख्यमंत्री का धन्यवाद भी किया गया।
हरियाणा और राजस्थान के बीच लंबे समय से चल रहे गंदे पानी के विवाद पर अब हल निकलने की उम्मीद जग चुकी है। दिल्ली में केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी की अध्यक्षता में हुई हाई प्रोफाइल बैठक में 450 करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी दी गई है, जिसके तहत राजस्थान में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाए जाएंगे। इसके अलावा भिवाड़ी से भी बारिश का पानी निकालने के लिए 6 किलोमीटर लंबी नाली का निर्माण यहां पर किया जाएगा। हालांकि बताते चले कि स्थानीय निवासी अब भी इस समस्या से परेशान हैं और उनका ये साफ तौर पर कहना है कि जब तक स्थायी समाधान नहीं निकलता, अस्थायी रैंप हटाना नहीं चाहिए। अब देखना होगा कि आखिर इस उच्च स्तरीय बैठक के बाद कार्य कब शुरू होता है और जनता को राहत कब मिलती है। सही में ये पानी बहुत तेजी से जा रहा था डेली, आने जाने में पैदल में तो मुमकिन ही नहीं था, जीना दुश्वार हो रखा था। अपना किसी का पर्सनल व्हीकल है, बाइक है, कार है, तो वो तो आराम से आ जा सका था, लेकिन बहुत ज़्यादा दिक्कतें थी। पूरा ये चौराया पूरा वेस्टेज वाला रही है हमारा, चारों तरफ से गंदगी गंदगी और बदबू, पूरी हालत हो रखी थी। हमें तो इसके ये वापस बनाने से वहाँ में तो पूरा फ़ायदा है। यहाँ का है ये गवर्नमेंट देखेगी कब कैसा होगा, लेकिन हम किसी और का दूषित पानी अपने यहाँ बर्दाश्त नहीं कर सकते। लगातार रैंप तोड़ दिया जाता है, फिर पानी प्रवेश कर जाता है हरियाणा में। ये ऐसा सिलसिला कब तक जारी है? ये सिलसिला जब तक गवर्नमेंट कोई ठोस कदम नहीं उठाएगी, ये आगे भविष्य में झेलना ही पड़ेगा दोनों को, भिवाड़ी वालों को भी, भरूड़ा वालों को भी। क्या लगता है जिस तरीके से दिल्ली में बैठक चल रही है, तमाम मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, बैठक में ऐसा है कि दोनों तरफ की बातें सुनेंगे, लेकिन फैसला किसी तरफ भी नहीं देंगे। समाधान तो जरूरी है वैसे तो, पर हो नहीं पा रहा। 150 करोड़ की मंजूरी मिली है, अभी मुश्किल है। कितना समय हो गया लगभग? इसको तो 1 साल हो गया। मुख्यमंत्री खुद भी यहाँ पे आए थे जब आए बैठक थे, में। हाँ। किस तरीके की परेशानी अभी यहाँ पर आ रही है? ये तो पूरे धारों का परेशानी है, पानी दुकानदारों को काफी यहाँ परेशानी है। रोड जाम पड़ा है, यहाँ आने जाने की बहुत सारी दिक्कत हो रही है। यहाँ से दिल्ली नजदीक है, लेकिन भिवाड़ी मोड़ से और ये धारड़ा यहाँ जाना बहुत मुश्किल है। अगर यही हाल रहा तो यहाँ की अर्थव्यवस्था बहुत खराब हो जाएगी, यहाँ के इंडस्ट्री भी उठ के चले जाएंगे। सरकार से हमारी ये मांग है कि इस रोड को जल्दी से जल्दी बहाल किया जाए। बहुत लंबा समय हो गया, पहले कहते थे राजस्थान में कांग्रेस है और हरियाणा में भाजपा, इसलिए काम नहीं हो रहा है। अब दोनों साइड भाजपा का शासन है। उसके बाद हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वर्कर्स यूनियन ने केंद्रीय परिषद के आह्वान पर हिसार स्थित DHBVNL कार्यालय के समक्ष ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी और निगम अधिकारियों की मनमानी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन के बाद यूनियन प्रतिनिधिमंडल ने DHBVNL के मैनेजिंग डायरेक्टर के माध्यम से अतिरिक्त मुख्य सचिव हरियाणा सरकार को ज्ञापन सौंपा। यूनियन के नेताओं ने इस पॉलिसी को कर्मचारियों के लिए खतरनाक और तानाशाही निर्णय बताते हुए अपना कड़ा विरोध जताया। चेतावनी दी गई है कि यदि पॉलिसी वापस नहीं ली जाती तो 20 जनवरी को पंचकुला में भारी विरोध प्रदर्शन किया जाएगा और अगर औद्योगिक शांति भंग की जाती है तो उसकी जिम्मेदारी सरकार और निगम प्रबंधन की ही होगी। हमारा जो प्रदर्शन है वो एक मांग नहीं, खाली बहुत सी डिमांड है, लेकिन मेन जो ज्वलंत मुद्दा है वो ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी के लिए है। हमारे विभाग के अंदर एलएम, लाइनमैन, फोरमैन, एसए, इन कैटेगरी को भी ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी के अंदर सरकार ले आई, जो बिल्कुल गलत है। क्योंकि हमारे यहाँ का जो काम है वो तकनीकी विभाग है और इसमें जो है जोखिम भरा काम है। हमारे लाइनें क्रॉस हो रही हैं कई जगह से, जहाँ कर्मचारी को ये पता नहीं लगता कि हमारा कौन सा फीडर हमने बंद करा दिया और कौन सा फीडर हमने चालू करना है। जो आज पहले हमारा 12 तारीख से प्रदर्शन चला हुआ है। पहले ये प्रदर्शन अपना 7 लेवल पे था, उसके बाद हमारा यूनिट लेवल पे था, उसके बाद हमारा सर्कल लेवल होता है जिसमें 3 यूनिट होती है, तीनों चारों। उसके बाद हमारा 30/12/2025 को हमारा उत्तरी एमडी को हमने ज्ञापन दिया। उसके बाद हमारा एमडी 3 एमडी को हमने 30/12 ज्ञापन दिया था। आज हमारा छठा चरण है जो हम दक्षिण के एमडी को ज्ञापन देंगे, जो हमारी ऑनलाइन पॉलिसी है और पूरा डिमांड चार्टर हमने दिया हुआ है, जिसमें 14-15 डिमांडें हमारी है। हम समय रहते, जो मेरे सीनियर प्रधान ने बताया, जो हमारी ये पॉलिसी है ये बिल्कुल जान भरी जोखिम भरी पॉलिसी है। इसमें कर्मचारी का ये नहीं पता करंट कहाँ से आएगा, बैक जैसे एसडीओ वगैरह है और एमडी वगैरह, इनके पोस्टिंग होगी, कागज ही ठीक करने पड़ते हैं। जो हमारा कर्मचारी है इसको तो लाइनों पे जैसे 1 फीट में 4-5 लाइन है, उसको ही नहीं पता होता लाइन कम बिजली कहाँ से आई हुई है।
इसको खाली हमारे कर्मचारी को नुकसान नहीं होगा, पब्लिक को भी नुकसान होगा। अगर हमारा कर्मचारी बिजली ठीक करने जाएगा, उसको ये नहीं पता होगा वो कंप्लेंट कहाँ से आई हुई है, उसको घर टोने में जब गाँव में चौकीदार बताते हैं उसका घर कहाँ है, उसको समय में ठीक नहीं होगी। कस्बे के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र यानी कि CHC में पिछले 8 महीनों से एक्सरे फिल्म की कमी से मरीजों को खास परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हड्डी टूटने, दुर्घटना और गंभीर बीमारियों के लिए आने वाले मरीजों की जांच मोबाइल फोन पर ली गई एक्सरे इमेज देखकर की जा रही है। इससे न केवल जांच की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है बल्कि गलत निदान का भी खतरा बढ़ता जा रहा है। ग्रामीण और गरीब मरीज निजी संस्थानों पर निर्भर हो रहे हैं। अधिकारियों को कई बार शिकायत भेजी गई है लेकिन अभी तक समाधान नहीं प्राप्त हुआ। CHC में ड्यूटी पर बैठी महिला डॉक्टर से जब इस बारे में बात की गई तो उन्होंने कहा कि मुझे इसके बारे में कुछ जानकारी नहीं है, कुछ नहीं कहना है। कैमरे के आगे बोलने से उन्होंने साफ तौर पर मना कर दिया है। फरीदाबाद में केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने रोजगार और VBG राम जी के नए बिल के बारे में प्रेस वार्ता की है। इस दौरान उन्होंने साफ तौर पर बताया कि नए बिल के तहत ग्रामीण परिवारों को 125 दिनों का रोजगार गारंटी मिलेगा, भ्रष्टाचार रोका जाएगा, ग्राम सभा को विकास कार्य तय करने के भी विशेष अधिकार यहां पर दिए जाएंगे। आपको बता दें, मंत्री और विधायक गांव-गांव जाकर इस बिल की जानकारी ग्रामीणों तक स्वयं पहुंचाएंगे। जिसे राजीव गांधी ने जवाहर रोजगार योजना का नाम दे दिया। सोनिया मनमोहन की सरकार ने 2004 में इसे मनरेगा कर दिया, जिसे फिर से 2005 में मनरेगा किया गया। कांग्रेस की सरकार ने जब जवाहरलाल रोजगार योजना का नाम बदला था, क्या उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू का अपमान नहीं हुआ था? कोई पूछे उनसे, हुआ था क्या अपमान? किसी ने उसका विरोध नहीं किया, लेकिन आज उनको अपमान नजर आता है। गांधी जी तो देश के राष्ट्रपिता हैं। आज मोदी जी की सरकार महात्मा गांधी जी के दिखाए हुए रास्ते पर ही चल रही है। सबका साथ, सबका विकास। मैं आपको कहना चाहता हूं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने नाम पर देश की किसी योजना का नाम नहीं रखा। बताओ कोई रखा हो तो। और इसलिए तो कहते हैं कि मोदी सरकार का नाम नहीं, काम बोलता है। तभी 3-3 बार से देश और प्रदेशों के लोग उनको आशीर्वाद दे रहे हैं। मोदी जी ने नाम बदले, कैसे बदले, एक दृष्टि डालता हूं। राजभवन की जगह लोक भवन, राजपथ की जगह कर्तव्य पथ, रेस कोर्स रोड की जगह लोक कल्याण मार्ग, प्रधानमंत्री कार्यालय की जगह सेवा तीर्थ नाम। शिक्षा मंत्री महपाल ढांडा ने सिरसा में प्रेस वार्ता कर VBG राम जी विधेयक के विरोध पर विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि नए कानून से मजदूरों को 125 दिन रोजगार की गारंटी मिलेगी, तेजी से मेहनताना और बेहतर सुविधाएं प्राप्त होंगी। मंत्री ने कांग्रेस पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया। विकास कार्यों, स्कूलों में सुधार व स्कूली बच्चों के व्यावसायिक प्रशिक्षण पर भी जोर दिया गया। एक अच्छे कानून, अच्छी नीति और अच्छे विकासात्मक कानून को सिर्फ नाम से जोड़ के उसको जनता में गुमराह करने वाली बात कर रहे हैं कि भाई भगवान राम जी को किससे प्रेम नहीं है,
उनके नाम पे रखना था तो फला कर लेते, ये कर लेते। मैं उनको बताना चाह रहा हूँ कि भी आप ही की सहमति हो या असहमति हो, मगर जहां आप बैठते हैं वहीं पर वो कानून बना है संसद में। तो बकायदा उसका नाम है विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन। इसकी जो फॉर्म बनती है वो वीबी जी राम जी बनती है। अब इसमें यह किसने कहा कि राम जी के नाम पे रखना है, राम जी के, मगर राम राज्य जैसी सुविधाएं हो, व्यवस्थाएं हो, इसमें उसका प्रावधान। अब एक बात समझ में नहीं आती कि जहां मजदूर को, श्रमिक को ज्यादा काम दिया जाए उसका विरोध कर रहे हैं, या कम काम उनको मिले इसको सपोर्ट कर रहे हैं। एक बार जरा कांग्रेस इतने बड़े लेवल पर एक हल्ला मचा रही है, झूठ बोलने का प्रोपगंडा रच रही है, वो ये बताए कि भाई आपने जो रोजगार दिया वो 100 दिन का दिया, हमने वो रोजगार 125 दिन का दिया है। अब आप 125 दिन पे रोजगार दे दिया, इसको लेके दुखी हैं क्या? आप किसान की, मजदूर की सिर्फ लोकसभा में, विधानसभाओं में चर्चाएं तो करते रहे हो, मगर कभी आप लोगों ने असलियत में धरातल पर उनके लिए कुछ किया भी है? कोई एक योजना हो तो जरा वो बोल दे, बताए हम लोगों को। मगर हमने तो उसमें किसान का भी और मजदूर का भी, दोनों का ध्यान रखा भाई, कि जो 2 महीने हैं, 60 दिन बिजाई के, बुआई के, कटाई के है, तो इसमें किसान को कोई दिक्कत ना आए और मजदूर भी अपना जैसा परंपरागत भरण पोषण की व्यवस्था इस देश में रही है वो उस कमी को भी पूरा करते हुए अपने काम को आगे बढ़ाए। तो 2 महीने किसान को ना मजदूर की कमी हो, मजदूर को ना काम की कमी हो, जो कि पहले जो मनरेगा के तहत इनका जो कानून था उसमें ऐसा कोई प्रावधान था ही नहीं। प्रदेश के स्थानीय निकाय मंत्री विपुल गोयल ने प्रेस वार्ता की है। इस दौरान उन्होंने जी राम जी विधेयक के बारे में जानकारी दी। बताया कि यह विधेयक मजदूरों के हित में पास किया गया है, जिसमें अब 8 की जगह 12 घंटे तक रोजगार की गारंटी दी जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि यह संशोधन 2047 तक एक विकसित भारत की दिशा में किया गया है। इसका उद्देश्य मनरेगा के समय हो रहे भ्रष्टाचार को समाप्त करना है। क्या हमने जो सिर्फ गांव के अंदर लोग खड्डा खोदते थे, शाम को भर देते थे, उसे विकास से जोड़कर करने का काम किया, ये बदलाव किया, तो हाँ हमने बदलाव किया और इसे बेटर करने का काम। इसमें भगवान राम और महात्मा गांधी के नाम में, भगवान राम महात्मा नहीं, महात्मा गांधी जी का कभी किसी तरीके से कोई विरोध नहीं किया गया और महात्मा गांधी भी भगवान राम के नाम को जपते रहे। और आज जब योजना बदली है और योजना का उद्देश्य और बेटर किया गया है, तो ये भगवान राम पर किया गया है। और ये तो कांग्रेस भगवान राम की बात हो चाहे विकास की बात हो, इन दोनों का ही विरोध करती रही है। हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा यानी कि HTET के वर्ष 2024 के परिणामों में अनियमितताओं के आरोप को लेकर सिरसा में जननायक जनता पार्टी ने सिरसा के लघु सचिवालय पहुंचकर उपायुक्त को राज्यपाल और राष्ट्रपति के नाम में ज्ञापन सौंपा। सारे मामले की जांच CBI से कराने और पवन शर्मा को तुरंत प्रभाव से बर्खास्त करने की मांग उठाई है। जी, हमने DC साहब के आज ज्ञापन सौंपा है। जो एस्टेट के रिजल्ट आए थे और उस रिजल्ट को रिकॉल करते हुए पवन शर्मा ने अपनी मनमर्जी से 1284 स्टूडेंट्स का रिजल्ट बदला और नए स्टूडेंट्स को उन्होंने अपॉइंट किया है। उस चीज़ को लेकर उसी चीज़ की CBI जांच और पवन शर्मा को तुरंत प्रभाव से बर्खास्त करने के लिए, क्योंकि वो इससे पहले भी जब राजस्थान में वो कार्यरत थे उन पर बड़े सीरियस एलिगेशंस लगे थे। उसके बावजूद इतनी बड़ी पोस्ट, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का
जो बीजेपी सरकार ने गलती की है उसी गलती को सुधारने का यह मौका, और हरियाणा के युवाओं को रोजगार के साथ उनके साथ धोखा ना हो, उसी के महामहिम राज्यपाल को, भारत के प्रधानमंत्री जी को आज हमने ये ज्ञापन डीसी साहब। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह इंसा को 40 दिन की पैरोल मिलने के बाद सिरसा में डेरा सच्चा सौदा आश्रम में गतिविधियां तेज हो चुकी हैं। इसी कड़ी में डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह इंसा ने जेल से पैरोल मिलने के बाद डेरा प्रेमियों ने नाच कर जश्न मनाया गया है। आपको बता दें, डेरा प्रेमियों ने बाबा के आदेशों का पालन करते हुए ठंड से बचने के लिए 107 जरूरतमंदों को कंबल वितरित किए। एक महिला को स्वरोजगार के लिए भी सिलाई मशीन भेंट की गई है। मैं कीर्ति नगर 11 नंबर गली में रहने वाली हूँ। मेरा नाम है पूनम और मैं सिलाई का काम करती हूँ और मुझे ज़रूरत थी सिलाई के काम के लिए मुझे मशीन ज़रूर थी। ये मुझे डेरे वालों ने सारी साथ संगत ने मेरे को मिलकर बहुत अच्छी मशीन दी है। तो क्या कहना चाहोगे इन संगत के बारे में जिन्होंने आपके बारे में इतना सोचा? मैं इनका धन्यवाद करूँगी। इन्होंने मुझे सिलाई मशीन दी है, काम भी करने में थोड़ा आसानी हो जाएगी और रोजगार मिलेगा। शास्त्र नाम जी ग्रीननेस वेलफेयर कमेटी द्वारा पूज्य हजूर पिताजी के सिरसा आगमन व परम पिता शास्त्र नाम सिंह महाराज जी के पावन अवतार माह की खुशी में आज जरूरतमंद बहन भाइयों को गर्म कंबल बांटे गए। ये वेलफेयर का कार्य है आज जो सिरसा ब्लॉक की साथ संगत द्वारा किया गया। 107 लोगों को गर्म कंबल बांटे गए हैं और एक जरूरतमंद बहन को सहारे के लिए एक सिलाई मशीन दी गई है ताकि वो अपने इससे रोजी रोटी से अपना घर का सहारा चला सके, घर का काम चला सके। तो आज ये वेलफेयर कार्य सिरसा ब्लॉक की साथ संगत द्वारा किए गए हैं जो कि पूज्य हजूर पिता सन डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा जी की प्रेरणा, उनकी शिक्षा पे आज ये परमार्थी कार्य करके गुरु जी के सिरसा आगमन व परम पिताजी के अवतार माह की खुशी में MSc भंडारे की खुशी में आज ये वेलफेयर कार्य सिरसा ब्लॉक की साथ संगत द्वारा किया गया है। जी जुलाना क्षेत्र के दुकानदारों द्वारा रोड के ऊपर अतिक्रमण कर दुकानों को आगे बढ़ाया जा रहा है, जिसको लेकर जुलाना के रोड पर जाम की स्थिति बनी हुई है। स्थिति को देखते हुए जुलाना थाना प्रभारी ने सख्त कदम उठाए हैं। पहले दिन दुकानदारों को समझा कर छोड़ा है और ये कहा है कि अगर कल से दुकानों के बाहर अतिक्रमण किया हुआ मिला तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई अमल कर ली जाएगी। और वहीं आपको बता दें कि दुकान के आगे रखे सामान को जब्त भी कर लिया जाएगा, इसकी भी जानकारी दी गई है। पुराना बस स्टैंड व बाईपास जो ओवरलाइन ट्रिपल राइडिंग और बुलेट पटाखे जो चला रहे हैं उनके चलान किए जा रहे हैं। और हम यही भी प्रयास कर रहे हैं कि जो ऑन रोड जो अंदर से है, जो बाईपास है हमारा जुलाना के अंदर से हम जाते हैं, जुलाना से जो अंदर नए बस स्टैंड के लिए, तो